बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम है सुबहानूर यासीन। आई एम अ लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस। आज पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से हमने उठाया है उस पर बात करेंगे। और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं सबको थोड़ा थोड़ा समराइज़ करके हम चैनल पे अपलोड करेंगे ताकि स्टूडेंट्स को एक जनरल गाइडलाइन मिल सके और इस गाइडलाइन को फॉलो करते वो अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं तमाम टॉपिक्स को लेकर और इस तमाम सिलेबस को लेकर हमारा जो फोकल पॉइंट होगा वो लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, पाक स्टडी, सिविक्स की तैयारी और इसके अलावा सीएसएस, पीएमएस की तैयारी के लिए हमारा एक सेशन है जो स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसके लिए कुछ क्लासेस और जनरल गाइडलाइन फॉर द स्टूडेंट्स के लिए कुछ क्लासेस जो हैं वो हम अपलोड करने जा रहे हैं। सो आज हम जिस फ़िलासफ़र की बात करने जा रहे हैं, ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी and as he was the first to describe that what constitute ideal state, what constitute good physical life, ethics of political class. So आप समझ रहे होंगे कि हम किस फिलोसफर की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटो। हम अफलातून की बात कर रहे हैं जिनकी फ़िलासफ़ी का जो फोकल पॉइंट था वो था आइडियल स्टेट। ये इनको फादर ऑफ आइडियलिज़म भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी की पूरी फ़िलासफ़ी के अंदर आइडियलिज़म को फॉलो किया और इन्होंने जिस स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया है वो एक यूटोपियन स्टेट है। क्यों यूटोपियन स्टेट है? क्योंकि ये ऐसी स्टेट का ख्याल पेश करते हैं जो हकीकत में बिल्कुल नामुमकिन थी। तो इन्होंने ऐसा क्यों किया? इनको ये फ़िलासफ़ी देने की ज़रूरत क्यों पेश आई? इस पे हम बात करते हैं और इसकी पूरी की पूरी जो फ़िलासफ़ी है इसको समराइज़ करते हैं। इनकी फ़िलासफ़ी के कुछ फ़ीचर्स जिनमें हमने इनकी बायोग्राफ़ी, एजुकेशन और स्टेट फ़ीचर्स, जो इनकी स्टेट है उसके फ़ीचर्स, इनके फ़िलासफ़र किंग के बारे में, इनकी जो इनकी कम्युनिज़म की थ्योरी है जो उन्होंने वाइव्स और प्रॉपर्टी के बारे में दी। इसके अलावा इनकी जो जस्टिस की जो थ्योरी है, इसके अलावा इनकी एजुकेशन की है और उसके अलावा इनकी जो नॉलेज और आइडियाज़ और रियल की थ्योरी है। इन तमाम का अगर हम बेसिकली एक जगह पे समराइज़ करें तो हमें ये पता चलता है कि इनकी तमाम जो फ़िलासफ़ी है उसका जो फोकल पॉइंट था वो एक स्टेट कंस्ट्रक्ट करना था। वही ही वांटेड टू कंस्ट्रक्ट अ आइडियल स्टेट। एन आइडियल स्टेट को वो क्यों कंस्ट्रक्ट करना चाहते थे? व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आइडियल स्टेट? वो क्यों उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया एक आइडियल स्टेट को? उन्होंने क्यों अपनी किताब के अंदर हमें बताया कि देयर शुड बी एन आइडियल स्टेट एंड द फिलासफर किंग शुड बी द रूलर ऑफ दैट स्टेट? ये पैदा होते हैं 427 BC में। इनका असल नाम है एरिस्टोटल्स। और अगर हम देखें तो जो पहला फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है यूनान के अंदर फ़िलासफ़ी का, वो बेसिकली प्लेटो ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया। हमारी जो एजुकेशन के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है एकेडमिक का, तो वो भी इनकी जो एकेडमी थी वहाँ से वो वर्ड निकाला गया और वहाँ से ये आजकल हम जो हैं वो एकेडमिक का वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं। बेसिकली ही वाज अ क्लासिकल फ़िलासफ़र। जिस वक़्त इनका दौर था या जिस तरह से इनका टाइम पीरियड गुज़रा, इन्होंने स्पार्टा और एथेंस को आपस में लड़ते हुए पाया। अब एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी थी। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बाय द पीपल, ठीक है, लोगों की गवर्नमेंट है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होके असम्बलीज़ में जाएंगे और उनकी जो है वो हुकूमत बनेगी। इसको डेमोक्रेसी कहते हैं असल मानों में। एंड ही वॉज टॉट बाई सम ऑफ एथेंस फाइनेस्ट टीचर्स, जिनमें आप देखें कि सोक्रेटिस का जो नाम है वो पेश है। सोक्रेटिस भी यूनान से बिलोंग करते थे। सो सोक्रेटिस impressed Plato and he became the close associate and dedicated to his life and to his teacher। और इन्होंने इनकी फ़िलासफ़ी को भी देखा कि virtue is knowledge, के जो virtue है बेसिकली जो नेकी है वही इल्म है। अगर आपके पास इल्म है तो वो ऐसा है कि उसके लिए आप गुड फॉर ऑल करते हो। एंड इसी वजह से जो इल्म है, जो नॉलेज है, जो virtue है, बेसिकली वो नॉलेज ही है। तो जब एथेंस और स्पार्टा की बहुत ज़्यादा उस दौर में जंग होती थी और 431 BC में भी ये वॉर्स हुई।
इन वॉर्स के अंदर एथेंस को शिकस्त हुई एंड द डिफीट ऑफ एथेंस एंडेड इट्स डेमोक्रेसी। अब प्लेटो ने उन तमाम फैक्टर्स को स्टडी करना और इसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा वाक़या तब हुआ जब सोक्रेटिस को जो है वो सज़ा दी गई। सोक्रेटिस की डेथ तक 399 BC तक जो है वो उनके साथ रहे, एसोसिएट रहे। तो ऑब्वियसली जो है वो सोक्रेटिस की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट उस टाइम पर रोल आया या उस टाइम पे मोड़ आया जिस वक्त सोक्रेटिस को जो है वो सज़ा मिली उनके व्यूज़ की वजह से, और उन पर ये एलिगेशन लगा कि वो नौजवानों को गुमराह करते हैं। अगर किताबों की बात की जाए तो सोक्रेटिस की अपनी किताबें नहीं थी, उन्होंने कोई किताब नहीं लिखी। तो जिस वक्त एथेंस की डेमोक्रेसी जो है उसके साथ ही एंड होगी, ओलिगार्ची वहाँ पर आ गई, तो प्लेटो ने उन तमाम फैक्टर्स का स्टडी करने का फ़ैसला किया जिसकी वजह से जो एथेंस है उसके ऊपर ये सारा टाइम आया। एथेंस में लोगों के साथ जो एथेंस की हालत थी या एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, उसकी रीज़न्स को जब जानने की कोशिश की तो उसने देखा कि यहाँ पर करप्शन है, यहाँ पर नेपोटिज़म है, यहाँ पे फेवरेटिज़म है। तो इन तमाम चीज़ों को स्टडी करने के बाद उसको लगा कि एथेंस के जितने भी मसाइल हैं इसको हल करने के लिए आई शुड रिप्रेजेंट एंड आई शुड डिस्कवर अ फ़िलासफ़ी। मुझे एक फ़िलासफ़ी को ईजाद करना है, मुझे एक फ़िलासफ़ी कल्टिवेट करनी है, मुझे एक फ़िलासफ़ी लेके आनी है जिसको अगर मैं सामने लेके आऊँ तो एथेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल किया जा सकता है। तो बेसिकली उसने एथेंस की जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए एक फ़िलासफ़ी दी। दैट्स वाई ही इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी। तो इसके लिए इसने सबसे पहले जो लोगों को जो चीज़ बताई, इसने बताया, इसने जो एनालॉजी ऑफ केव दी, थ्योरी ऑफ नॉलेज दी कि भाई आप लोगों जो रियल वर्ल्ड में देख रहे होते हो वो इल्म नहीं है, वो एक शैडो ऑफ रियलिटी है। जैसे एक गार के अंदर चंद लोग बैठे होते हैं तो वो उसका जो बाहर से जो साया आ रहा होता है वो उसको देख के समझते हैं कि ये रियलिटी है, लेकिन वो रियलिटी नहीं होती। सो ही वांटेड टू इनकलकेट द आइडियल स्टेट इन एथेंस। उसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि ये बताया कि आपकी सोल के अंदर, आपकी रूह के अंदर 3 किस्म के इंस्टिंक्ट्स होते हैं। लोगों को समझाने के लिए, सोसाइटी को समझाने के लिए कि हाउ कैन वी कंस्ट्रक्ट एन आइडियल स्टेट, किस तरह से बनाई जा सकती है। देयर आर 3 इंस्टिंक्ट्स इन एवरी सोल, जिसके अंदर उन्होंने एपेटाइट, स्पिरिट और विजडम का जो है वो वर्ड यूज़ किया और बताया कि ये तीनों जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये तीनों हर किस्म की रूह के अंदर, हर रूह के अंदर, हर सोल के अंदर मौजूद होते हैं। एक एपेटाइट होता है, एक स्पिरिट होती है और एक विजडम। अब ये तीनों जो इंस्टिंक्ट्स हैं, ये तीनों इंस्टिंक्ट्स तमाम सोल्स के अंदर इक्वली मौजूद नहीं होते। कुछ लोगों में एपेटाइट ज़्यादा है, कुछ लोगों में स्पिरिट ज़्यादा है और कुछ लोगों में क्या है, विजडम ज़्यादा है। इन तीन जो इंस्टिंक्ट्स की बुनियाद पर अफलातून ने जो स्टेट है उसके लोगों को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि ये 3 किस्म की क्लासें हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कहता है कि जो 3 किस्म की क्लासें हैं उसके लिए उसने तीनों किस्म के डिफरेंट टास्क उनको असाइन कर दिए कि भाई एपेटाइट क्लास जो होगी वो प्रोड्यूसर क्लास होगी सोसाइटी की, जो स्पिरिट क्लास होगी वो क्या करेंगे, वो सोवरेनिटी को सेव करेंगे, वो एक सिक्योरिटी क्लास होगी, ठीक है। जो विजडम जिनके पास ज़्यादा होगी वो क्या करेंगे, वो सोसाइटी के किंग बनेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जो तीनों खूबियाँ जो कि बकौल अफलातून के सब में मौजूद हैं और इनको डिस्कवर किस तरह से करना है, हाउ कैन वी डिस्कवर दीज 3 इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम एवरी सोल। ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया। हमें कैसे पता कि इस सोल के अंदर एपेटाइट ज़्यादा है, इसमें स्पिरिट ज़्यादा है, इसमें विजडम ज़्यादा है। बेसिकली एक चीज़ याद रखिएगा, उसका फोकल पॉइंट क्या है, उसका फोकल पॉइंट है एक आइडियल स्टेट को कंस्ट्रक्ट करना जिसके अंदर फेवरेटिज्म नहीं है, जिसके अंदर नेपोटिज्म नहीं है, जिसके अंदर पीस है, जिसके अंदर गुड फॉर ऑल है, ठीक है, विच इज़ नॉलेज है। ऐसी स्टेट को कंस्ट्रक्ट करना चाहता है। अब वो इन 3 खूबियों को डिस्कवर करने के लिए क्या करता है कि जी अपनी, इसके लिए फिर इसको डिफरेंट थ्योरीज देनी पड़ी, अपनी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलासफ़ीज़ देनी पड़ी। तो इन खूबियों को डिस्कवर करने के लिए जो कि इसने अपनी थ्योरी ऑफ सोल में दी, इसने अपनी अगली थ्योरी पेश की जिसको थ्योरी ऑफ एजुकेशन कहते हैं। तो इसने अपनी तालीम की यानी थ्योरी ऑफ स्कीम ऑफ एजुकेशन दी। स्कीम ऑफ एजुकेशन के अंदर इसने सोसाइटी को ये बताया कि आप किस तरह से प्रोड्यूसर क्लास,
स्पिरिट क्लास और विजडम क्लास को जो है वो इनमें से पहचान सकते हैं और कैटेगराइज कर सकते हैं इन द सोसाइटी। तो अगर देखा जाए तो इसकी जो तमाम फ़िलासफ़ी है वो इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन पे बेस्ड करती है। अगर इसकी थ्योरी ऑफ एजुकेशन ना हो तो ना तो प्रोड्यूसर क्लास को पहचाना जा सके, ना ही सिक्योरिटी क्लास को, और ना ही जो विजडम वाली क्लास यानी फ़िलासफ़र किंग है वो भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया जा सके, या वो भी फ़िलासफ़र किंग को इस तरह से स्कीम ऑफ एजुकेशन के थ्रू वहाँ तक ना पहुँचाया जा सके। अब जब एजुकेशन के थ्रू तीनों क्लासेस को डिस्कवर कर लिया गया, जो कि इसने अपने डिफरेंट फेजेस ऑफ एजुकेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फेज़ के अंदर बताया है, इसने उसके लिए सलेबस दिया है, इसने उसके लिए जो है वो एज लिमिट बताई है, और ये बताया है कि फ़लाँ फ़लाँ एग्ज़ाम पास करेंगे तो आप अगली स्टेज पे चले जाओगे। उसके बाद इसने जी हमें बताया है, या सोसाइटी को अपनी फ़िलासफ़ी के अंदर ये चीज़ बताई है कि जब आपने ये तीनों क्लासेस डिस्कवर कर दी थ्रू द स्कीम ऑफ एजुकेशन, तो फिर इससे क्या होगा, इससे माशरे में इंसाफ आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि इंसाफ या जस्टिस है क्या? तो इसके लिए इसने अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस दी, जिसमें ये बताता है कि जस्टिस इज़ गिव एवरीवन हिज ड्यू, कि इंसाफ ये है कि हर बंदे को उसकी सोल के मुताबिक जो डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है वो किरदार अदा करने दिया जाए और उसको परफॉर्म करने दिया जाए, और कोई पर्सन भी दूसरे पर्सन के काम में दखल अंदाज़ी ना करे। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इसने इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले अपनी थ्योरी ऑफ सोल दी कि हर सोल के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, ये इंस्टिंक्ट्स मौजूद हैं। अब इन इंस्टिंक्ट्स को किस तरह से डिस्कवर करना चाहिए, इस इंस्टिंक्ट्स को हम डिस्कवर करेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन से, वो भी इसने प्लेटो ने अपनी दे दी। उसके बाद इसने बताया कि जब आपने ये चीज़ें डिस्कवर कर ली, एजुकेशन के थ्रू तीनों क्लासेस बना ली, फिर हमने क्या करना है, फिर हमने एक और थ्योरी देनी है जो कि थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ताकि हम सोसाइटी के अंदर क्या करें, इंसाफ पैदा कर सकें। और इसका जो इंसाफ है वो बेसिकली मॉरल है, वो किसी लॉ पे बेस्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। और ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि इसने लॉ का जो रोल है वो बिल्कुल नहीं है इसकी फ़िलासफ़ी के अंदर। फिर ये कहते हैं कि जब माशरे के अंदर इंसाफ होगा तो इस इंसाफ को हमने अगर इकॉनमी वाइज देखना है तो फिर उसको कैसे लेके जाना है, या डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं उसमें किस तरह से उसको प्रिवेल करना है। तो उसके लिए उसने अपनी थ्योरी ऑफ कम्युनिज़्म दी, जिसमें इसने बताया कि जी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो अलाउ नहीं है। फिर इसने जो डिफरेंट किस्म की क्लासेस हैं, अब इसने जो कम्युनिज़्म की थ्योरी दी है उसमें उसने क्लासेस के लिए दी है, पहली दो क्लासेस के लिए, जिसमें इसने कम्युनिज़्म ऑफ वाइव्स दिया, कम्युनिज़्म ऑफ प्रॉपर्टी दी, और बताया कि भाई माशरे में इंसाफ कायम करने के लिए व्हाट शुड बी द बेस्ट कम्युनिज़्म फॉर द अपर टू क्लासेस, उनके लिए बेस्ट कम्युनिज़्म क्या है जो उनकी एपिटाइट को रोक कर रख सकता है, जिसकी वजह से माशरे में करप्शन नहीं होगी। अगर आप कम्युनिज़्म की थ्योरी को फॉलो करेंगे, आपको प्राइवेट प्रॉपर्टी की परमिशन नहीं होगी, आपको प्राइवेट वाइफ्स की, प्राइवेट फैमिली रखने की परमिशन नहीं होगी अपर टू क्लासेस के लिए, तो फिर क्या होगा कि माशरे में करप्शन नहीं होगी, क्योंकि लोग अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए करप्शन करते हैं। तो जब आप कम्युनिज़्म ऑफ वाइफ्स कर देंगे, कोई किसी की पर्सनल वाइफ नहीं, कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर आप जो हैं वो एक कम्युनिज़्म आ जाएगा, और इस तरह से नेपोटिज़म नहीं होगा, सोसाइटी के अंदर करप्शन नहीं होगी। तो बेसिकली इसकी फ़िलासफ़ी का मकसद जो था वो एथेंस में से करप्शन का ख़ात्मा तक करना था, करप्शन को इरेडिकेट करना था। इसकी जो पूरी ज़िंदगी की जो फ़िलासफ़ी है उसका एक गोल था, हेल्पिंग पीपल टू रीच द स्टेट ऑफ फुलफिलमेंट, कि भाई आप लोगों को अच्छी स्टेट दो। इसने 36 बुक्स भी लिखी जो कि डिफरेंट इसकी किताबें हैं, जिसमें इसमें अपनी डिफरेंट थीरीज़ के बारे में बात की है। फिर जिस स्टेट के अंदर ये बताता है कि देयर शुड नॉट बी करप्शन, ठीक है, वहाँ पर जो है वो जस्टिस ऐसा होना चाहिए, एजुकेशन इस तरह की होनी चाहिए। उसके अंदर फिर ये बताता है कि जब आपकी एजुकेशन की जो फ़िलासफ़ी है, जो स्कीम है, उसको फॉलो करने के बाद लोग फ़िलासफ़र किंग बनते हैं, तो व्हाट शुड बी द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ़िलासफ़र किंग, के क्या करैक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। उसको नॉलेज लवर होना चाहिए, उसको जो है वो सोवरेनिटी से, इक़्तिदार से मोहब्बत नहीं होती,
वो फ़िलासफ़र किंग अगर बहुत सारे होते हैं तो फिर उसमें से एक कौन सा होना चाहिए, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे फ़िलासफ़र किंग वहाँ तक पहुँच के उस स्कीम ऑफ एजुकेशन के थ्रू सोसाइटी में या स्टेट के अंदर बहुत सारे फ़िलासफ़र किंग बन सकते हैं। तो इसी के ऊपर इसका क्रिटिसिज्म भी इस पे बनता है कि जी अगर बहुत सारे फ़िलासफ़र किंग बन सकते हैं तो उसमें से एक फ़िलासफ़र किंग जो है वो किस तरह से जो है वो चुना जा सकता है। तो फिर जब ऐसी स्टेट ये कंस्ट्रक्ट करता है, ऐसी फ़िलासफ़ी देता है जिसके अंदर ये बताता है कि देयर आर 3 इंस्टिंक्ट्स इन एवरी सोल, फिर उसके ऊपर ये स्कीम ऑफ एजुकेशन देता है और स्कीम ऑफ एजुकेशन के थ्रू ये सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर देता है और फिर डिवाइड करने के बाद ये बताता है कि भाई इसी डिवीज़न के ऊपर आपका जस्टिस होगा और फिर उसी डिवीज़न के ऊपर जो टॉप मोस्ट जो एजुकेटेड लोग होंगे, जिनके अंदर विजडम बहुत ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली वही टॉप मोस्ट एजुकेटेड पर्सनस होंगे, वो लोग जो हैं सोसाइटी के ये स्टेट के जो हैं फ़िलासफ़र किंग बनेंगे। तो किंग शुड बी द फ़िलासफ़र। वो क्यों कहता है किंग शुड बी द फ़िलासफ़र कि देखें सोक्रेटिस का बहुत ज़्यादा असर हुआ इसके ऊपर। 28 ईयर्स की एज थी इसकी। 399 बीसी में आपके पेपर का क्वेश्चन है। सीएसएस के एमसीक्यूज़ में भी काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है, इसकी एज क्या थी उस टाइम पर। तो उस टाइम पर इसने देखा कि जो उस टाइम के लोग थे, जो सोफिस्टाई थे, वो लोग सोक्रेटिस के आइडियाज़ को उन्होंने वेलकम नहीं किया, बिकॉज सोक्रेटिस वाज द फ़िलासफ़र। तो जब वो खुद फ़िलासफ़र ही नहीं थे, वो जानते ही नहीं थे व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी और व्हाट इज़ नॉलेज, व्हाट इज़ वर्च्यू, तो दैट्स वाई दे वर अगेंस्ट द सोक्रेटिस और उन्होंने पकड़ के उसको सज़ा दे दी। इस चीज़ के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा इसके माइंड के ऊपर असर हुआ। फिर इसने कहा कि भाई फ़िलासफ़र जो है ना वो तो किंग होना चाहिए। किंग विदाउट फ़िलासफ़र जो किंग है ना वो किंग नहीं हो सकता। उसको पता ही नहीं है कि आपने सोसाइटी को किस तरह से लेकर चलना है। जब एक किंग फ़िलासफ़र ही नहीं होगा तो फिर वो सोसाइटी को, वो स्टेट को किस तरह से रन कर सकता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वो जो बात हम कहते हैं कि इसके ऊपर इसके उस्ताद का बड़ा असर है या उसकी डेथ का बड़ा असर है, तो वो बिल्कुल है, क्योंकि देखें इसने अपनी थ्योरी ऑफ फ़िलासफ़र किंग दे दी है। फ़िलासफ़र किंग की इसने अपनी स्कीम दे दी कि भाई फ़िलासफ़र किंग को रूल करना चाहिए। फिर इसके लिए इसने शिप का मेटाफोर की एग्जांपल भी दी कि ठीक है जी ये लेके सही स्टेट को चल रहा होता है, बाकी लोगों को नहीं पता कि स्टेट क्या है, किस तरह से लेके चलना है। तो इस तरह से ये जो फ़िलासफ़र किंग की फिर ये थ्योरी देता है, उसी के ऊपर ये जस्टिस देता है। फिर उस स्टेट के अंदर कहता है कि कम्युनिज़म जो है कि वो थ्योरी देता है कि भाई अगर स्टेट की इकॉनमी ऐसी होनी चाहिए और उन क्लास जो फ़िलासफ़र किंग है या जो सिक्योरिटी क्लास है, जिसको ये कहता है कि उनके अंदर जो है ना स्पिरिट का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, करेज का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है, तो वो जो क्लास है उनको आप कहें कि वो हर्ट के साथ की एनालॉजी यूज़ करता है। तो कहता है कि जी वो वाली जो क्लास है उनको जो फ़िलासफ़र किंग हैं, जो स्पिरिट क्लास है वो रूल नहीं कर सकती है, वो सिक्योरिटी करे। और अपर 2 क्लासेस जो हैं उनके लिए वो कम्युनिज़म पेश करता है, ताकि उनके लिए उनके अंदर जो है वो एपेटाइट यानी ऐसा एलिमेंट ना आ सके जो उनको मजबूर करे कि वो करप्शन करें, नेपोटिज़म करें। हालांकि ये बहुत ही कोई अननेचुरल सी बात है, ठीक है। करप्शन ये नहीं कहा जा सकता कि कोई फ़िलासफ़र है तो वो करप्शन नहीं कर सकता, ठीक है। और भी बहुत सारे इसके ऊपर जो हैं वो एतराज़ात मौजूद हैं, क्रिटिसिज्म मौजूद है। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें ये थीरीज़ पेश करता है तो उसका अल्टीमेट, उसका फोकल पॉइंट क्या था, वो किस लिए कहता था कि जस्टिस होना चाहिए, वो किस लिए कहता था कि स्कीम ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए, वो किस लिए कहता था कि जी आपके यहाँ इस तरह का कम्युनिज़म होना चाहिए, बिकॉज फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन आइडियल स्टेट। वो एक आइडियल स्टेट बनाना चाहता था। इसकी आइडियल स्टेट के अंदर जितनी इसकी थीरीज़ हैं, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है कि फ़ीचर्स जो हैं ये बता दें, तो वही वाले फ़ीचर्स हैं इसकी आइडियल स्टेट के कि भाई ये चीज़ें इसकी आइडियल स्टेट में होंगी। अगर स्टेट के अंदर 5040 इसकी जो है वो पॉपुलेशन होगी, अगर स्टेट के अंदर जो है वो स्कीम ऑफ एजुकेशन ऐसी होगी, इस तरह की 3 क्लासेस होंगी, कोई दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, तो फिर वी कैन से दैट दिस इज़ एन आइडियल स्टेट ऑफ प्लेटो विच इज़ टोपियन। लोगों ने कहा कि टोपियन है, क्यों है जी, इसने खुद बाद में एक्नॉलेज किया अपनी स्टेट्समैन अपनी किताब के अंदर कि भाई वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो देखें इसकी स्टेट जो है वो आइडियल स्टेट एक टोपियन स्टेट है जो कि हकीकत में नामुमकिन है। लेकिन इसने अपनी पूरी की पूरी जो थ्योरी दी थी वो आइडियल स्टेट के लिए उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इसने ये थ्योरी दी। तो ये जी प्लेटो की तमाम जो स्कीम है, उसकी जो फ़िलासफ़ी है, जो फादर ऑफ जिसको पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कहा जाता है, उसकी फादर ऑफ आइडियलिज़म कहा जाता है, उसकी जो तमाम की तमाम फ़िलासफ़ी है, उसकी समरी थी। पूरा लेक्चर ये 1.5 आवर का है जो हम अपनी ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आपको प्रोवाइड करेंगे।
हमारी क्लासेस के एडमिशन्स ओपन हैं फॉर द लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, PMS CSS पॉलिटिकल साइंस। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो दिए गए नंबर पर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ लेक्चर्स अपलोड करेंगे स्टूडेंट्स के लिए फॉर जनरल गाइडलाइन, के जिनको आइडिया हो सके कि किस तरह से आपने एक टॉपिक को कम्प्लीटली तैयार करना है और उसके अंदर कोहेरेंस कैसे पैदा करना है, और आप उसको सिंपली एक समरी के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। अपने व्यूज़ लाजमी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह जी। और इसके बाद एक और चीज़ अनाउंस कर दूं कि जो वन पेपर है, वन पेपर की भी हमारी क्लासेस जो हैं वो जारी हैं। जो स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं वो भी दिए हुए नंबर पर रब्ता कर लें। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक भी लाजमी कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो वो लोग आप लोग वो कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं।